ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 22वीं कड़ी। आओ बारिश में पानी बोएं। वाह, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा नजारा है बाहर का। देखो तो। हाँ, हवा भी ठंडी ठंडी बह रही है। यहाँ के घर हमारे घरों से थोड़े अलग लग रहे हैं। हाँ, अरे बहुत अलग है। चलो नाना जी से पूछते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, चलो, चलो। नाना जी। हाँ बेटा। नाना जी, यहाँ पहाड़ों में तो काफी पुराने वक्त के मकान नजर आ रहे हैं। आपका मकान भी काफी पुराना लग रहा है। हाँ बेटा, ये तो बहुत पुराना है। पिताजी ने इसे बनाया था। उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मतलब उम्र में ये आपसे भी बड़ा है? हाँ, पिताजी बताते थे कि ये मकान मुझसे 10 साल बड़ा है। और तुम्हारी मम्मी की उम्र तो इसकी आधी भी नहीं हुई है। मामा जी। हाँ रोहित। तब तो आप भी इस मकान के सामने छोटे बच्चे ही हो। हाँ रोहित, ये तो है भाई। लेकिन पिताजी इसका रखरखाव कुछ इस तरह से करते हैं कि ये इतना पुराना लगता नहीं है। सही कहा मामा जी आपने। अच्छा नाना जी, एक बात बताइए। पूछो बेटा। यहाँ पहाड़ के पुराने मकानों की छतें ढलान वाली क्यों होती हैं? हाँ सौम्या, सही कह रही हो। मैंने तो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया। बच्चों, मैं बताता हूँ। आज की तुलना में पहले पहाड़ों में बर्फ अधिक गिरती थी। ढलान वाली छत होने से ज्यादा बर्फ छत में जमा नहीं हो पाती है, और जो थोड़ी बहुत बर्फ जमा भी होती है वो जल्द ही पिघल भी जाती है। क्यों? बर्फ की छत पर जम जाने से कोई नुकसान हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। सीधी छत होगी तो सारी बर्फ उसमें ही जमा हो जाएगी। अधिक भार होने से छत टूटने का भी खतरा हो सकता है, और पानी के अंदर रिसने का भी। ओह, तभी उस समय के इंजीनियरों ने ये तकनीक खोजी होगी। उस समय के इंजीनियरों को तुम कम नहीं आंक सकते। वे भी सब हिसाब किताब से काम करते थे। ये छत के किनारे किनारे एक पाइप जैसा क्या जा रहा है नाना जी? ये भी उस समय के इंजीनियरों का एक कमाल है। कमाल? कैसा कमाल? बारिश के पानी के इस्तेमाल का बेहतरीन नमूना है ये। अच्छा, वो कैसे नाना जी? ये जो तुम पाइप देख रहे हो ना, इसे हमारी भाषा में पतनाला कहते हैं। बारिश का जो भी पानी छत में गिरता है वो इन पाइपों से होता हुआ एक साथ हमें मिल जाता है। उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नाना जी, तो आप इसे इकट्ठा कैसे करते हैं? अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। हमने नीचे एक टैंक बना लिया है। वो देखो। हाँ। छत से जो पाइप नीचे आ रहा है ना, उसे हमने इस टैंक से जोड़ दिया है। अरे वाह। अब छत का पूरा पानी टैंक में जमा हो जाता है। तो फिर ये पानी आपके क्या काम आता है नाना जी? बेटा, ये तो बहुत ही काम का है। इससे चाहे कपड़े धो लो, गाय भैंस को पिला लो, या घर के पास के पौधों की सिंचाई कर लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब है। और नाना जी, अगर ये पानी इकट्ठा नहीं होता तो ये तो बेकार ही बह जाता। बिल्कुल, किसी काम ही नहीं आता। सही कहा रोहित तुमने। जो लोग पानी का महत्व जानते हैं वो पानी की एक एक बूंद सुरक्षित रखते हैं, और जो ना समझ हैं वो उसके कदर ही नहीं करते। टैंक के आगे एक गड्ढा और दिखाई दे रहा है, ये भी इसी से जुड़ा है क्या? हाँ बेटा, जब बारिश के पानी से हमारा टैंक भर जाता है ना, तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा। हाँ, ओवरफ्लो होकर पानी इस कच्चे गड्ढे में भरता है, जिससे पानी धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है। इस पानी से भूजल स्तर में सुधार होता है। तो क्या नाना जी, ये पतनाला, पाइप, टैंक सब पुराने समय का ही है? भाई, जब से मुझे याद है
ये पतनाला तो मैंने शुरू से ही मकान में देखा है। बस उस समय पतनाले से गिरने वाले पानी से हम लोग 1-2 बाल्टी भर लेते थे, बाकी का पानी बह जाता था। और ये पाइप टैंक वगैरह तो हमने बाद में बनाए हैं। अच्छा, तो पानी बचाने का आपका आइडिया तो जबरदस्त है नाना जी। नहीं नहीं बच्चों, ये मेरा आइडिया नहीं है। इसका श्रेय तो डॉक्टर अनवर को जाता है। डॉक्टर अनवर? ये कौन है मामा जी? सौम्या बेटा, डॉक्टर अनवर पिछले कई सालों से वर्षा जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। मैं भी कुछ समय से उनकी ही संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने यहाँ लोगों को बताया कि बारिश के पानी को जमा करके हम खुद के लिए कितने बेहतर हालात पैदा कर सकते हैं। अरे वाह मामा जी, अनवर अंकल से हमारी मुलाकात हो पाएगी क्या? वर्षा जल संरक्षण को लेकर हमारे मन में कई सवाल हैं, वो हम उनसे पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अनवर आजकल काम के सिलसिले में गांव में भी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे वाह, तो चले मामा जी। नहीं, अभी नहीं बेटा, भाई दोपहर में कुछ लोगों के साथ उनकी मीटिंग होनी है, शाम को हम लोग उनसे मिल सकते हैं। तो तब तक हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर अनवर से मिलने से पहले हम लोग जंगल घूम कर आते हैं। जंगल? हाँ, क्या पता तुम लोगों के कुछ सवालों का जवाब वहाँ भी मिल जाए। जंगल में भला कैसे मिलेगा जवाब? अरे चलो तो सही बेटा, जवाब ना भी मिला तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती हो जाएगी। अरे वाह मामा जी, ये बढ़िया है। हाँ, चलिए। नाना जी, हाँ, हम लोग मामा जी के साथ जंगल जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, आराम से जाना जंगल में। अरे गोविंद जी पिताजी। बच्चों का ध्यान रखना। पिताजी, अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं, ये मेरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कहा। यहाँ जरा कांटे हो सकते हैं, ध्यान से। हाँ, देखो ध्यान से, शाबाश। पहुंच गए। ओह, कितना खूबसूरत जंगल है मामा जी। है ना? इन कीड़ों की आवाज सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संगीत बज रहा है। हाँ सौम्या, बिल्कुल। और ये संगीत सुनाने वाले कीड़े का नाम है झिंगुर। भाई हाँ बेटा, जब कई झिंगुर एक साथ आवाज निकालते हैं तो ऐसा ही संगीत सुनाई देता है। ये जंगल तो कितना घना है, इतने सारे पेड़, और वो भी अलग अलग तरह के। लेकिन मामा जी, आप तो कह रहे थे यहाँ हमारे कुछ सवालों का जवाब भी मिलेगा। यहाँ तो बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जवाब कहाँ है? सौम्या बेटा, ये पेड़ ही तुम्हारे जवाब है। पेड़ों का बारिश के पानी के संरक्षण से क्या मतलब है? अरे ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ देखो रोहित, बारिश का पानी रोकने में पेड़ों की बहुत अहम भूमिका है। भाई बरसात में तेजी से बह रहे पानी को पेड़ रोकते हैं और ये पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है। पेड़ों की जड़ें भी पानी को नीचे पहुंचाकर जल स्तर को बनाए रखने में काफी मदद करती हैं। तो इसका मतलब जहाँ पेड़ होंगे वहाँ बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा रोहित तुमने, बिल्कुल। तब तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उनसे हमें ताजी हवा भी मिलेगी और पानी भी। हमारी सौम्या तो बड़ी समझदार हो गई है मामा जी। और क्या, तो मामा जी घर की तरफ लौटे, ये जंगल में अभी और जवाब मिलेंगे। भाई अब पहाड़ पर थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ कुछ और खास चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा? लेकिन उसके लिए पहाड़ पे चढ़ना होगा। तैयार हो क्या? हाँ मामा जी, बिल्कुल तैयार है। तैयार है। हमें जंगल में चलने में मजा आ रहा है। तो फिर चलो 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 वीर, तुम बड़े चलो। अरे मामा जी, हाँ? ये पहाड़ में इतनी ऊंचाई पर ये तालाब जैसा क्या है? हाँ, कुछ तो बहुत सूख गए हैं और कुछ में तो थोड़ा बहुत पानी भी है। हाँ बेटा, ये तालाब भी तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। ये कैसे मामा जी? देखो बेटा, बारिश के पानी को सहेजने का बेहतरीन उदाहरण है चाल खाल। चाल खाल? हाँ सौम्या, चाल खाल। हमारे पूर्वज भी बारिश के पानी का संचयन करना जानते थे। उन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों में ऐसे कई तालाबों का निर्माण किया। बेटा, उत्तराखंड में ऐसे तालाबों को स्थानीय भाषा में चाल खाल कहा जाता है।
अच्छा, तो ये चाल खाल कैसे काम करते हैं मामा? देखो भाई, दरअसल ये कोई सदाबहार तालाब नहीं होते हैं, बल्कि पहाड़ों में बस्ती से दूर ऊंचाई वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसे चारों ओर मिट्टी और पत्थरों से चिनाई कर दी जाती है। इस संरचना को ही चाल कहा जाता है। चाल तो समझ में आ गया, पर ये खाल क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ खाल? वो भी बताता हूँ भाई। चाल की तुलना में खाल कुछ बड़ा जलाशय है, और ये आम तौर से दो पहाड़ियों के बीच में कुदरती तौर पर बने ढलानों की वजह से बना होता है। आम बोलचाल में इन्हें चाल खाल कह दिया जाता है। अच्छा। भाई, बरसात के मौसम में बारिश का पानी इन चाल और खाल में भर जाता है। एक बार चाल खाल भर जाने पर इसका कई तरह से उपयोग होता रहता है। वो कैसे कैसे? वो ऐसे रोहित कि भाई, घास चरने के लिए पालतू पशु जंगल आते हैं तो चाल का ही पानी पीते हैं, और जंगली जानवरों को भी इससे पानी मिल जाता है, और वो पानी की तलाश में नीचे बस्ती तक नहीं घुसते। भाई, बारिश होने से कई महीनों बाद तक ये पानी काम आता है। दूसरा एक बड़ा फायदा ये भी है कि इनकी वजह से भूजल स्तर में सुधार होता है, और कई प्राकृतिक जल स्रोत इससे रिचार्ज होते हैं। ओह, वो कैसे मामा जी? सौम्या बेटे, जी। भाई, चाल खाल में पानी भरने से ये पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता रहता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि चाल खाल हमेशा ऊंचाई वाले स्थानों पर ही होते हैं, और ऐसे में निचले इलाकों के जल स्रोतों को इससे लगातार पानी मिलता रहता है। और जब चाल खाल का पानी सूखने को होता है तो फिर बारिश का समय भी आ जाता है। अरे वाह। और बस यही क्रम चलता रहता है। तब तो ये चाल खाल बड़े ही काम की चीज है। हाँ, ये तो है ही। मामा जी, आपने बताया कि ये चाल खाल हमारे पूर्वजों के समय से हैं। क्या अब भी चाल खाल बनाए जा रहे हैं? भाई देखो रोहित, सच तो ये है कि अब इस ओर लोगों का ध्यान नहीं है। भाई, यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाल के पौड़ी जिले में सच्चिदानंद भारती ने एक इलाके में 20,000 से भी अधिक चाल खाल तैयार किए हैं। अच्छा। और साथ ही वहां पर बांज, बुरांस, उतीस आदि के पेड़ भी लगाए हैं। कुछ समय बाद वहां कई साल पहले सूख चुके जल स्रोतों से पानी निकल आया। अरे गजब। और इस काम के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अरे वाह, तब तो ये चाल खाल जैसे तालाब बनाने की बहुत जरूरत है। मामा जी, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं एक बार अपने दोस्त के घर राजस्थान गया था तो वहां भी इसी तरह के बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे जो बारिश के पानी से ही भरते थे। लोग उसके पानी का उपयोग कपड़े धोने, गाय भैंसों को पिलाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही कहा रोहित तुमने। हाँ, मैंने भी वहां के बारे में पढ़ा है। राजस्थान में बारिश के पानी को संरक्षित रखने की बेहद समृद्ध परंपरा रही है। अच्छा। हाँ बेटा, वहाँ के लोग बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोटे हौद बनाते थे जिसे टाका कहते हैं। अच्छा। हाँ भाई, इससे बड़े जलाशय को वहाँ नाड़ी कहते हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों से वहाँ जोहड़ भी बनाए जा रहे हैं। अब ये जोहड़ क्या होते हैं? रोहित बेटा, बारिश के बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम नुमा संरचना बनाकर एक तालाब का रूप दे दिया जाता है। इसे ही जोहड़ कहा जाता है। इसका मतलब तो है कि छोटे बड़े तालाब बनाकर भी हम बारिश के पानी का संरक्षण कर सकते हैं। मामा जी, तब तो हम जल संकट से जूझ रहे अपने देश के कई इलाकों के लोगों की मदद इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। क्यों मामा जी, कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, देश दुनिया के बारे में तो मैं और ज्यादा जानता नहीं, ये तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, वो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनवर। तो चलें उनके पास। गोविंद मामा, वैसे तो आपकी जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्टर अनवर जरूर इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो चलो ना फिर, कैसी देरी। हाँ चलो, मैं हाँ, तो तैयार चलो, हूं। चलो, चलो मामा जी। चलते हैं, आइए। कौन है? आ जाओ। आओ 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 बच्चों, आओ।
नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते हाँ, सर। बैठो बैठो, आप लोग बैठो। दिवाकर जी मिले थे रास्ते में, उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में। बहुत देर लगा दी जंगल में। क्या करे अंकल, जंगल था ही इतना खूबसूरत। वो तो खैर है ही। तो फिर क्या देखा तुमने जंगल में? अंकल वहाँ कई तरह के पेड़ थे और मामा जी ने हमें बताया कि किस तरह पेड़ पौधे बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकते हैं। और हमने वो भी देखा था, क्या था वो, खाल खाल। सौम्या, खाल खाल नहीं बेटा, चाल चाल खाल। हाँ, चाल खाल। हाँ हाँ, चाल खाल। वो तो क्या गजब की तकनीक है बारिश के पानी को दोबारा उपयोग में लाने की। सर, जितना थोड़ा बहुत मैं जानता था मैंने इन बच्चों को समझा दिया। ये और भी कुछ जानना चाहते थे तो मैं इन्हें आपके पास ले आया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही किया गोविंद। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुमसे ये बच्चे काफी कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी बताओ बच्चों, क्या जानना चाहते हो? अंकल, अक्सर कहा जाता है कि पानी की बचत करनी चाहिए, जबकि हमें तो नदियों में तालाबों में इतना ज्यादा पानी नजर आता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मुख्य रूप से हमें दो तरह से पानी प्राप्त होता है, एक जमीन से और दूसरा सतह से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के अंदर भी पानी का एक बड़ा भंडार रहता है और इस पानी को भूजल कहा जाता है। भूजल? इसे हम ट्यूबवेल या हैंडपंप के जरिए हासिल करते हैं। और दूसरा है सतही जल। सतही जल? हाँ, सतही जल ऐसा पानी जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है, जैसे नदी, नाले वगैरह। ओह, तब तो पानी की उपलब्धता भूजल व सतही जल दोनों पर निर्भर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने रोहित। अब अगर अलग अलग माध्यमों से मिल रहे पानी की बात करें तो देश में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, लेकिन सवाल यह है कि उस उपलब्ध पानी का हम लोग पूरी तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। वो कैसे? एक अनुमान के मुताबिक देश में भूजल व सतही दोनों माध्यमों से लगभग 2000 अरब घनमीटर से ज्यादा पानी उपलब्ध है। अच्छा। और ऐसी कई नदियां भी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। और साथ ही देश में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 117 सेंटीमीटर होती है। सिर्फ बारिश से ही लगभग 4000 घन किलोमीटर पानी मिल जाता है। समझे? इतना अधिक पानी, इसके बावजूद भी कई इलाकों में पानी का संकट दिखाई देता है। यही तो चिंता की बात है बच्चों। इतना अधिक पानी उपलब्ध होने के बावजूद देश के कई हिस्से पानी के लिए तरसते हैं। हाँ। और इनमें वो इलाके भी शामिल हैं जहां बारिश के सीजन में अच्छी खासी बारिश भी होती है। दरअसल हम बारिश के पानी का पूरा और सटीक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब भी बारिश का करीब 47% पानी यूं ही बेकार चला जाता है। यानी ये पानी तमाम नदियों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है, उसके खारे पानी में मिल जाता है। तो समझे बच्चों, भाई इतने पानी का थोड़ा बहुत हिस्सा भी यदि हम बचा सकें तो कितना अच्छा हो। दरअसल दुनिया भर में लोग हजारों साल पहले से ही बारिश के पानी को सहेजने की दिशा में काम करते रहे हैं। आपको अगर पता हो, हड़प्पा में की गई खुदाई में 4500 वर्ष पुराने वर्षा जल संरक्षण के सबूत मिले हैं। अच्छा। जॉर्डन के पेट्रा व श्रीलंका के सिजीरिया में ईसा पूर्व के समय के साक्ष्य मिले हैं। अरे वाह। और इन्हें विश्व धरोहरों में भी शामिल किया गया है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के और क्या क्या तरीके हैं अंकल? देखो बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका है बारिश के पानी की मदद से हम जमीन के अंदर के जल स्तर को बढ़ाएं। कैसे? इसके लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें बारिश का पानी भर जाता है और ये पानी धीरे धीरे रिसता हुआ भूजल स्तर में बढ़ोतरी करता है। ओह, बिल्कुल चाल खाल जैसा। हाँ, एकदम सही। और इसी तरह बड़ी बड़ी खाइयां बनाकर भी भूजल स्तर में सुधार किया जाता है। कई बड़े संस्थान आजकल अपनी बाउंड्री वॉल के साथ इस तरह की खाइयां बना रहे हैं जिन्हें रिचार्ज ट्रेंच कहा जाता है। डॉक्टर अंकल, मामा जी बता रहे थे कि हमारे देश के दूसरे इलाकों में भी बारिश के पानी को जमा करने की काफी सारी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं, खासकर राजस्थान में। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में पानी के स्थायी स्रोत नहीं के बराबर होने के कारण वहाँ के लोगों ने बारिश के पानी को जमा करने की कई तरकीबें इजाद की थी। अच्छा। हाँ, इस पानी को पत्थरों की नालियों के जरिए बड़ी बड़ी बावड़ियों में इकट्ठा रखा जाता था बच्चों। और जैसा हमने नाना जी के घर पे देखा था, वो भी तो अच्छा तरीका हो सकता है ना बारिश के पानी को संरक्षित करने का? हाँ बेटा, बिल्कुल। पाइप के माध्यम से पूरी छत का पानी एक जगह इकट्ठा हो सकता है
और इससे घरों में छोटे टैंक भी बनाए जा सकते हैं, जिनके पानी का उपयोग हम बरसात के बाद भी कर सकते हैं। अरे वाह। और मालूम है बच्चों, बारिश का पानी जमीन के पानी की तुलना में ज्यादा साफ भी रहता है। बिल्कुल। वो कैसे मामा जी? वो ऐसे है बेटा कि बारिश के पानी में ऐसे भारी लवण नहीं होते जो कि चट्टानों या फिर जमीन से मिलने वाले पानी में होते हैं। अच्छा। जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट वगैरह। इसलिए बारिश के पानी का उपयोग बखूबी किया जा सकता है। हाँ हाँ, दिवाकर जी तो हमेशा इन कामों में आगे रहते हैं। अरे उनसे प्रेरित होकर अब गांव के कई लोगों ने छत में गिरने वाले पानी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम बड़े स्तर में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे इस संबंध में लोग जागरूक हो रहे हैं। कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने नई इमारतों में वर्षा जल संरक्षण के इंतजाम को करना शुरू कर दिया है। जी। अच्छा। और राजस्थान में तो हर सरकारी भवन में बारिश के पानी को जमा करने का इंतजाम करना अनिवार्य है। ओह। अंकल, क्या बारिश के पानी को पीने के काम में भी लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, साफ करने के बाद बारिश का पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। कई इलाकों में इसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि कुछ राज्य इसमें लोगों को काफी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई राज्य सरकारें वर्षा जल का संरक्षण करने पर लोगों को टैक्स में छूट और सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही हैं। अरे वाह। सामुदायिक भवनों और पूजा स्थलों में भी वर्षा जल को सहेजने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमिलनाडु के कई पूजा स्थलों में बारिश के पानी को जमा करने के लिए भूमिगत टैंक बनाए गए हैं, जो भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। समझे? अरे वाह। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ ये बात तो है, बहुत अच्छा है। वर्षा जल संरक्षण को लेकर NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी बेहद गंभीरता के साथ काम कर रहा है। मार्च सन 2016 में NGT ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड को दिए एक आदेश में कहा था कि वर्षा जल संचयन को लेकर समान नियम और कानून बनाए जाने चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है। और NGT ने कहा था कि अस्पतालों, होटलों और मॉल्स में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए समान नियम हो। हाँ सर, मुझे याद आ रहा है, NGT ने दिल्ली के कुछ अस्पतालों, होटलों और मॉल्स पर बारिश के पानी को जमा करने के पर्याप्त इंतजाम ना करने पर जुर्माना भी लगाया था। हाँ बिल्कुल सही कहा। दरअसल पूरे समाज को ही इस मसले पर गंभीर रवैया अपनाने की जरूरत है। भूजल स्तर जिस तेजी से गिर रहा है वो तो सबके सामने है ही। बारिश के पानी को सहेजने की कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब सभी लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। सिर्फ सरकारों या कुछ संस्थाओं के भरोसे रहने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। छुट्टियों के बाद घर लौटकर मैं अपनी सोसाइटी में भी बारिश के पानी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्यों भैया, ठीक रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा। शाबाश। लेकिन वहाँ तो छतों में काफी धूल और गंदगी रहती है। बेटा सौम्या, इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। दरअसल अब ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो शुरुआती बारिश के पानी को जल संग्रहण टैंक में जाने से रोक देते हैं। इससे टैंक में गंदगी युक्त पानी नहीं जा पाता और वहाँ साफ पानी ही जमा होता है। सौम्या, हाँ। ये तो काफी अच्छा है। इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और अपने बाल विज्ञान क्लब को भी इस मुहिम में शामिल करूंगा। सर, यहाँ आकर इन बच्चों के साथ मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला सर। अरे गोविंद, तुम काफी कुछ जानते हो। थैंक यू सर। तो सर अभी हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जरूर आते रहिएगा। हाँ जी बच्चों। आप सीख के बहुत अच्छा लगा अंकल। हाँ अंकल, फिर आएंगे हम कभी। हाँ जरूर बच्चों, जरूर आना। और बच्चों, पानी के संरक्षण के सिलसिले में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। हाँ अंकल, जरूर। आपको याद करेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अंकल। ओके, नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 22वीं कड़ी सुन रहे थे। आओ बारिश में पानी बोएं। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी। आलेख श्रीनिवास ओली। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकार थे राहुल दक्ष, नौशीन, मंगत राम,
सुरेंद्र सागर और अनुराग अरोड़ा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है? और दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभ कामनाएं। प्रकृति के संसाधनों का